आज तो हेडलाइन बनती है कि जापान ने अपने उन सारे नियमों को किनारे रखते हुए आदेश दे दिया है कि जितने भी प्रकार के वेपन हैं हम सब एक्सपोर्ट करेंगे। यह हेडलाइन बनती है। और जब यह हेडलाइन बनती है तो हेडलाइन होती है कि इन्होंने अपनी लंबी दशकों पुरानी जो नीति है उसको त्याग दिया है और हथियारों की बिक्री में एंट्री कर ली है। आप कहेंगे सर इसमें भी युद्ध कहां है? आपको वेपन बेचने के लिए सबसे जो प्रायर कंडीशन नीडेड है वो है अशांति। अगर दुनिया में कहीं शांति है तो युद्ध के अंदर वेपन नहीं बिकेंगे जनाब। आज अमेरिका जिस तरह से ईरान को गल्फ से लड़वाया, लगभग $8 बिलियन का सौदा लेके बैठा है। दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि सर हमें वेपन दे दो। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हथियारों की खरीद बढ़ चुकी है। युद्ध होते रहने चाहिए तभी डिफेंस इक्विपमेंट बिकते रहेंगे, जो कि बहुत महंगे सौदे होते हैं। मतलब जहां आप एक्सपोर्ट के बाद कुछ पैसा कमाते हैं, आपको कुछ वॉरशिप बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं। मतलब समझकर देखने वाली बात यह है कि दुनिया की विकसित राष्ट्र तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस के थ्रू ही आप पैसा कमाना चाहते हैं। और इसी में एंट्री अब जापान की होती है, जो कि जाना ही टेक्नोलॉजी के लिए जाता है। वो कहता है सुनो बहुत हुआ सम्मान, अब हमें अशांति पसंद है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे कारण इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री तकाइची के द्वारा नियमों में हुए इस परिवर्तन के कई सारे कारण हैं, जिन्हें अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह महाशय ही है। इन्हें जब से यह भावना आई है कि जीवन में मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया के लिए मैं ही राष्ट्रपति हूं, इन्होंने पूरी तरह से उकसाने का काम कर दिया है। इन्होंने नाटो को जिस तरह से धमका धमका करके कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, तो जापान को टेंशन होने लगी कि यार ये मेरी सुरक्षा कब देगा जब नाटो के देशों की सुरक्षा नहीं दे रहा, जबकि वो नाटो मेंबर नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या जापान को धमकाया था? जी हां, ये नाटो को धमकाते धमकाते जापान को धमका दिए और कहा कि यार मुझे जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी करने का क्या फायदा, मुझे नहीं पता किन लोगों ने उसके साथ सिक्योरिटी ट्रीटी कर ली थी, क्यों देते हैं हम जापान को सुरक्षा। अरे बेचारा जापान तुम्हारे चलते नॉर्थ कोरिया के डर के मारे तुम्हारे साथ रहता है कि तुम उसे बचाओगे, और तुम राष्ट्रपति होकर कह दे रहे हो कि मैं क्यों बचाऊं इसको, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। भाई जापान के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए ट्रंप ने कि भय का माहौल बन गया। लिखते कौन कर दिया ये सब? मैं नहीं होता, मैं होता तो नहीं करता। जापानी बेचारे घबरा गए। इतना ही नहीं, जापान को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा है, सुनो 35% टैरिफ लगाओ। भाई 35% टैरिफ लगाया, इनका जो स्टॉक मार्केट है धाड़ से नीचे गिर गया। इन्होंने जापान के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, क्योंकि टोयोटो जैसी जो गाड़ियां हैं इनकी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट कैप को पकड़कर चलती हैं, अर्थव्यवस्था में 8% हिस्से इनके कार निर्माताओं के हैं, उन पर इन्होंने टैरिफ मार दिया कि या तो अमेरिका में आओ लगाने के लिए, नहीं तो टैरिफ पाओ। इन्होंने जबरदस्त तरीके से जापानियों को ह्यूमिलिएट करना गिन गिन कर शुरू किया। इतना ह्यूमिलिएट किया कि जापान के एक प्रधानमंत्री को तो ट्रंप के कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़ा। नाम था उनका इशिबा। वो ट्रंप के टैरिफ संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनको लोग पूछने लगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे साथ जापान के, अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते हैं जापान के साथ, तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। बोले छोड़ दो। अब भाई साहब इसके बाद आती है तकाइची। तकाइची जब प्रधानमंत्री बनकर आती हैं तो ट्रंप महाशय के सामने ये बैठती हैं। ट्रंप इनके भी मजाक में मजे ले लेते हैं, पर्ल हार्बर की घटना इनको याद दिला देते हैं कि आप तो कम से कम मत ही बात करो। तो जापानियों को अब पूरी तरह से अपना ह्यूमिलिएशन जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया। इन व्यक्ति ने इस दुनिया को बहुत कुछ तरह के जख्म दिए हैं, उनमें से एक जापान जैसे देश को फिर से जगाने वाला जख्म भी है, क्योंकि आने वाले समय में जापान क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। दूसरे कारण में चलें तो इन दोनों की मित्रता है। जो कभी जापान के आश्रित रहे, आज से 80 साल पहले जो जापान के गुलाम रहे, आज ये इतनी पावर बन चुके हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा है। ट्रंप ने एक बार इसका नाम नहीं लिया, और ये तो पूरी शक्ति, वैश्विक महाशक्ति बनकर बैठी हुई है। ऐसे में ये दोनों देश एनी टाइम जापान को हूल देते रहते हैं कि तुम्हें बेटा हम मारेंगे, तुम्हें हम मारेंगे। तो ऐसे में इन्हें कुल मिलाकर यह समझ में आया कि जो कभी हमारे गुलाम थे आज हमारे सामने बोल रहे हैं, अगर हमने इनको नहीं रोका तो हमको बचाने कोई नहीं आएगा। आप पूछेंगे नहीं सर, अमेरिका ने सिक्योरिटी पैक्ट कर तो रखा है। अजी साहब, अमेरिका का सिक्योरिटी पैक्ट बड़ा ही डेंजरस है। कैसे? अमेरिका ने 2025 के नवंबर में ही जापान में खड़ी अपने मिसाइल सिस्टम को हटा लिया। बोले युद्ध के अंदर जरूरत पड़ेगी। और तो और अभी जब युद्ध चल रहा था तो नॉर्थ कोरिया के बगल में जापान का सही हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में खड़े हुए थार्ड सिस्टम को हटा करके अमेरिका इन कंट्रीज में ले गया, गल्फ कंट्रीज में, कि सुनो ईरान वाले बहुत मार रहे हैं, एक थार्ड बर्बाद हो गया है, हम तुम्हारे यहां से हटा कर ले जा रहे हैं। यानी अमेरिका को जब जरूरत पड़ी इन लोगों को खाली छोड़ करके निकल गया। मतलब अब इन सबको एहसास हो गया कि अमेरिका के साथ रहना एक
ट्रस्टीशिप सिद्धांत तो नहीं है, ट्रस्ट का तो मामला नहीं है। यही कारण है कि जापानियों ने तत्काल प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा और इसके साथ समझौता मार दिया और कहा कि सुनो सर, आपको 11 वॉरशिप तैयार करके हम देंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील होती है और 17 देश जापान के सामने हथियार खरीदने की इच्छा लेकर प्रकट हो जाते हैं कि जापानी अगर बनाएंगे तो साहब मजा ही हो जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्योंकि जापान की तकनीकी एकदम उच्च स्तरीय है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 वॉरशिप खरीदने के लिए $7 बिलियन की डील की है, यानी कि जहाज जिस पर की मतलब लड़ाई के लिए जो युद्धपोत होते हैं वो तैयार करने के लिए $7 बिलियन की डील की है, जिसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि हम आपको तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि जापान अब खुद के लिए तो बना ही रहा है, औरों को भी देगा ताकि उसको जहां युद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पहुंच जाएगा। इसी के चलते यूक्रेन ने जापान के साथ बैठकर चर्चा की कि सर सुनो ना, थोड़ी तकनीकी हमारे साथ भी साझा कर लो और नाटो के उस पूल में आप आ जाओ जहां वेपन खरीदने की। जापान ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी युद्धग्रस्त देश को वेपन नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन उकसा दिया और कहा कि सर हम औरों पर आश्रित रहने की जगह चाहेंगे कि जापान अपनी तकनीकी हमें दे दे। इसी के साथ साथ जापान ने भारत पर भी अपना डोरा डाल दिया और कहा कि हम भारत को मोगामी फ्रिगेट देना चाहते हैं और मिलकर के प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये इनकी ऐसी फ्रिगेट है जो स्टेल्थ क्लास है, मतलब कि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन ये सबमरीन को पकड़ सकती है। इंडियन ओशन में इन दिनों चाइना वाले जिबूती तक अपनी सबमरीन को घुमाते हैं। इंडियन ओशन में चाइनीज लोगों का धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी जो मोगामी क्लास ये फ्रिगेट बनाई हुई है, इसकी खासियत यह है कि जहां किसी जहाज पर 200 नौसैनिक बैठने की जरूरत हो, यहां 90 में यह काम कर लेती है। पकड़ में आती नहीं है, तेज गति से चलती है। ऑस्ट्रेलिया को यह को प्रोड्यूस करना चाहता है तो भारत से कहा आओ मिलकर के हम ऐसी वॉरशिप बनाते हैं जो चाइनीज सबमरीन्स के ऊपर निगरानी रखेगी। तो इस क्लास की सबमरीन की ये भारत के साथ मिलकर के निर्माण की आज की सुर्खियां हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक को तैयार हो गए हैं कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जापान का जो ये उदय है, जो आज आपको बहुत सकारात्मक दिख रहा है, आने वाले समय में लोगों को चिंता दे रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जिनके इतिहास रंगे हों, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके इतिहास गंदे हैं तो ये आज तक उन्हीं चीजों से लदे पड़े हैं। जापान ने जो 80 साल तक चोगा ओढ़ कर रखा था अच्छे होने का, वो अब उतर रहा है। दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए या फिर इसे जापान की आत्मरक्षा समझकर यह समझना चाहिए कि ठीक ही है, अपने बचाव के लिए कर रहा है, अदरवाइज नॉर्थ कोरिया मार देगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, हमारे बहुत सारे शोज इन दिनों नए आए हैं, उन्हें देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।